नमस्कार। मुद्दे की बात मानव के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और आज हमारे साथ है धनबाद की बड़ी हस्ती जो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, व्यापार में भी सक्रिय हैं और लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। जनता से सीधा जुड़ाव है, खासकर बिजनेस क्लास से। नाम है इनका राजीव शर्मा। श्री शर्मा झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन के महासचिव हैं। जीवन रेखा ट्रस्ट जो धनबाद में एक प्रसिद्ध अस्पताल, जालान अस्पताल है, उसका संचालन करती है, उस ट्रस्ट के भी सचिव हैं। तो आज हम बात करेंगे राजीव शर्मा से। शर्मा जी, बिजली की बड़ी बुरी हालत है और कल 24 घंटे में 16-18 घंटे बिजली नहीं रही। बिजली से ही ट्रेड है, व्यवसाय है, उद्योग है, सब कुछ बिजली से जुड़ा हुआ है। आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, करने का काम तो सरकार का है और डीवीसी और जेबीपीएनएल के बीच एक बेहतर समन्वय का है। ये समन्वय जो है पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनके बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित हो। और उसको थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि धनबाद के कोयले से या पूरे झारखंड के कोयले से 40% देश को बिजली मिल जाती है। और धनबाद या ये जो कमांड एरिया जहाँ पे कोल बेरिंग एरिया है पूरा झारखंड का, जो 7 जिले इसमें आते हैं, यहाँ बिजली का संकट हमेशा बरकरार रहता है। तो आखिर कारण क्या है, इसको समझना होगा। देखिए, जब ये बिहार के साथ डीवीसी का एग्रीमेंट हुआ, उस समय ये एग्रीमेंट था कि ये बीसीसीएल का डीवीसी का कमांड एरिया रहेगा और विद्युत आपूर्ति डीवीसी भी इसमें करेगी। हम लोग ये मांग लगातार उठा रहे हैं और ये समय आ गया है, क्योंकि एक तरफ जब सरकार प्राइवेटाइजेशन की बात करती है तो पीएसयूज आपके पास उपलब्ध है, पहले उसका इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए। डीवीसी को निर्देशित करे कि वो इन 7 जिलों में जो उसका कमांड एरिया है वो खुद से विद्युत आपूर्ति, कमर्शियल और रेसिडेंशियल कनेक्शन देना शुरू करे। इसके 2 फायदे होंगे। एक, जेबीपीएनएल और डीवीसी के बीच में कंपटीशन होगा, बिजली की रेट घटेगी, निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में दोनों कंपनियां अपनी जोर लगाएगी, ताकत लगाएंगी और स्थिति सुधरेगी। देखिए, आंदोलन करना बड़ा आसान है। अभी अगर हम लोग आज प्रयास करें और आंदोलन के लिए, चूंकि जनता उद्वेलित है, हम लोग जनता को उद्वेलित करके सड़क पे लाना चाहें तो जनता आसानी से सड़क पे आ जाएगी। लेकिन ये विकल्प नहीं है। विकल्प है ठोस बात। सरकार से ठोस बात करनी चाहिए और सरकार को भी ठोस बात करके इसका जवाब निकालना चाहिए कि जब डीवीसी अपने कमांड एरिया में बिजली आपूर्ति कर सकती है, और अभी मैं देख भी रहा हूँ कि डीवीसी ने 33 kV से लाइन ड्रॉप करके 11 kV तक के कनेक्शंस को देना शुरू कर दिया, तो क्यों नहीं वो बिजली को। थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप बिजनेस क्लास, मतलब जो व्यापार करते हैं लोग, उन बिजनेस क्लास के नेता कहिए या व्यापारियों से जुड़े संगठनों में आप रहे हैं, आप उसके अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं। इन दिनों भी आप जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग उद्योग चलाते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। आपके संगठन का भी नाम है झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन। और बिजली की इन दिनों हालत खराब है धनबाद में। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने कोई पहल की, आपने किसी से बातचीत की, आपने किसी को ज्ञापन दिया, यह जानना चाह रहा था। देखिए, हम लोग लगातार प्रशासन को कांटेक्ट में है, महाप्रबंधक के कांटेक्ट में है और साथ जिला प्रशासन के भी कांटेक्ट में है कि किसी तरीके से इसका रास्ता निकाला जाए। कल की घटना थोड़ी सी अलग है क्योंकि डीवीसी की 3 यूनिट बैठ गई थी, तो ये तकनीकी प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ये हर साल की प्रॉब्लम है। अभी जैसे मार्च अप्रैल शुरू होता है, मार्च अप्रैल से ले अगस्त सितंबर तक बिजली की जो हालत है धनबाद में कमोबेश पिछले कई वर्षों से ऐसी रहती है। लगभग ऐसे ही हालात रहते हैं। हर बार हम लोग सड़क पे उतरते हैं, हर बार आंदोलन करते हैं, हर बार अंतिम जो विकल्प यही होता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद स्थिति सुधरती है और फिर वो मार्च में जाके फिर बिगड़ने लगती है। धनबाद के एमएलए हैं राज सिन्हा। आज मैंने पढ़ा अखबारों में कि राज सिन्हा मिलने गए हैं जीएम से। आप लोग भी किसी से मिलने जा रहे हैं? देखिए, हमारी बातचीत तो जीएम साहब से हुई है, लेकिन हम लोग मिलने भी चले जाएंगे। लेकिन विकल्प उन्होंने जो बताया है वो यही बताया है जो उनके अन्य पदाधिकारियों से बात, उन्होंने बताया कि डीवीसी की प्रॉब्लम है और 1 दिन 2 दिन में सुधर जाएगी। कल से आज कुछ सुधार है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तत्कालिक रास्ता नहीं है। मतलब ये एक विकल्प वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि धनबाद को निर्बाध बिजली चाहिए। इसका कारण क्या है? एक, कोल बेरिंग एरिया है, गर्मी तापमान ऐसे ही अधिक रहता है। दूसरा, ये जो माह है ये बच्चों के एग्जाम का माह है। अगले महीने सब बच्चों के एग्जाम होने हैं, बच्चों की पढ़ाई पे संकट आ गया है। व्यापार उद्योग में उद्योग वैसे ही दबाव झेल रहा है। उस दबाव की स्थिति में उद्योग कैसे निकलेगा? क्योंकि जब वो
स्विच ओवर करेगा इससे जनरेटर के ऊपर में, तो उसकी जो विद्युत की लागत है वो यहाँ 7-8 रुपये अगर 6 रुपये पड़ती है, वहाँ 20 रुपये पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि उद्योग चलाना एक संकट का काम हो गया है। और उद्योग और व्यापार एक दूसरे से कनेक्ट है। आज किसी दुकान में 800 VA का एक इन्वर्टर लगा होता है, वो 4 घंटे और 5 घंटे की बिजली मात्र दे सकता है। तो जो 16 घंटे, जो 12 घंटे बिजनेस आवर्स है, अब बिजनेस आवर्स की कल तो स्थिति ये थी कि 12 घंटे में 2-3 घंटे ही बिजली मिली है। मतलब वो आप 24 घंटा को साइकिल मानेंगे तो 12 घंटे का बिजनेस आवर्स को देखिए कि बिजनेस आवर्स क्या है। अगर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 या सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक 12 घंटे को देखेंगे तो उसमें 2 घंटे ही बिजली मिली है। ये घातक है और ये तकलीफदेह है। इससे व्यापार उद्योग प्रभावित हो रहा है। साथ साथ देश की जो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, जो बिजनेस व्यापार करेगी, देश की GDP बढ़ेगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश में खुशहाली आएगी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है। और धनबाद जैसे बहुत सारे शहर हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ धनबाद का ही ये संकट है, ये झारखंड के इन 7 जो DVC कमांड एरिया है, इसका संकट है ये विशेषकर। इस संकट से निकलने का एक ही विकल्प मुझे आज नजर आता है कि DVC डायरेक्ट विद्युत आपूर्ति करे। और हमें भी आंदोलन DVC के खिलाफ करना, क्योंकि जब कमांड एरिया में वो सारी फैसिलिटी ले रहे हैं, नदी का पानी ले रहे हैं, यहाँ का कोयला ले रहे हैं, यहाँ का श्रम ले रहे हैं, यहाँ की महत्वपूर्ण जमीन ले रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे वो विद्युत आपूर्ति करें। इसी को मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि जो जिला या जो शहर के ये धनबाद देश को 35 से 40% मेरी जानकारी के अनुसार कोयला देता है, और उस शहर में बिजली की इतनी भयानक समस्या हो, ये कहीं आपको हैरानी भरा, आश्चर्यजनक, विडंबना। क्योंकि हम लोग तो यूज टू हो गए, वही वाली बात है। पिछले दशकों से हम लोग यूज टू हो गए। मुझे तो याद आता है 80 के दशक में जब बिजली की स्थिति, जब लगता था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस समय भी रात को बिजली मिस्त्री बिजली ठीक करने के लिए आता था। लेकिन जहां अभी हम लोग आधुनिक युग की बात करते हैं, अगर रात को किसी की लाइन कट जाए, किसी का फेस उड़ जाए, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि रात को उसकी लाइन ठीक हो जाएगी। नहीं तो इसके अस्थायी समाधान के लिए पहल कौन करेगा? आप करेंगे, यहाँ के प्रतिनिधि करेंगे, किसी को तो करना पड़ेगा। सामूहिक तौर पे करने की आवश्यकता है और सबको मिलजुल के करना होगा। हम लोग इसके लिए प्रयासरत है कि यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ले, विधानसभा में क्वेश्चन उठे, लोकसभा में आने वाले समय प्रश्न उठे कि बिजली की समस्या के समाधान के लिए कार्य हो। एक बात हुई है जो बेहतर है, वो ये कि पिछले कई वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अच्छा काम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज घटी है, ये तक ठीक है, लेकिन बिजली की सप्लाई में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और जब पीक आवर्स होता है, जब गर्मी अधिक पड़ती है, तब ये बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इस ध्वस्त व्यवस्था को निकालने के लिए आपके भी सहयोग की आवश्यकता है, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। हम इस मामले में जनप्रतिनिधियों के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है और आने वाले समय अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके लिए बृहद आंदोलन करने को तैयार है, जिसमें धनबाद के पूरे जिले के आम नागरिक भी शामिल होंगे, व्यापारी वर्ग भी शामिल होंगे, इंडस्ट्री भी शामिल होगा और एक एक व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा। इसमें कहीं आपको सरकार की भूमिका नजर आती है? कुछ लोग कहते हैं कि रघुवर राज में इससे स्थिति जो है कुछ ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन इससे जो अभी स्थिति है बिजली की, उससे कुछ बेहतर तब थी जब रघुवर दास CM थे। देखिए, कहीं न कहीं समन्वय का भाव तो नजर आता है, चाहे वो केंद्र और राज्य के समक्ष हो या DVC और JBBNL के समक्ष हो। कहीं न कहीं दोनों सरकारों को, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, समन्वय बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर राज्य में JMM और कांग्रेस की सरकार है, उनको अपनी सरकार को मजबूत रखना है तो बिजली ठीक रखनी पड़ेगी। और उस दूसरी तरफ केंद्र में BJP की सरकार है, उनके 12 MP झारखंड से चुन के गए हैं, उनको भी चाहिए कि इस स्थिति को आकलन करें, क्योंकि आने वाले समय में जनता जो है दोनों तरफ ही दबाव बढ़ाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इस विषय पे आगे बढ़ के दोनों पक्ष के लोग इस विषय पे विचार करें कि बिजली, पानी और सड़क, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, जो हमको लगता है कि आज़ादी के बाद से अभी तक समाप्त नहीं हुई है, पता नहीं ये कब, ये कौन से समय में समाप्त होगी ये भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर ये मिलकर समन्वय स्थापित करें तो मुझे नहीं लगता है कि 5 साल भी लगेंगे इसको समस्या को हल करने में। थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, ये जो आपका संगठन है झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। तो आपकी कोई बात नहीं होती है कि चले CM के पास बता कि भाई धनबाद के लोग बिजली के कारण बड़े परेशान हैं, चले जरा उनसे बात की जाए? लगातार बात होती है और इस विषय में मैं आपको बता दूं कि हम लोग लगातार राज्य सरकार के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। इवन बिजली बोर्ड के चेयरमैन के साथ भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों को हम लोग नहीं ओपन करना चाहते हैं। मतलब सारी बातों की आवश्यकता कई बार क्या होती है कि हमने आज चेयरमैन साहब से बात की, हमारे प्रेसिडेंट ने, तो अब उस पूरी चर्चा को हम मीडिया में नहीं लाते हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी बताते हैं। जब DVC से हम लोग बात करते हैं तो DVC अपनी परेशानी बताती है।
तो कहीं ना कहीं देखिए आप इसका सोल्यूशन समझिए। बीच बीच में समस्या आती कि डीवीसी को जेबीबीएनएल ने पैसा नहीं दिया, है ना, और जेबीबीएनएल को बिजली वो काट रही है। अब आप उसका सोल्यूशन सोचिए, बड़ा साधारण सा है। बीसीसीएल कोयला रेज करती है, यहाँ से करती है, उसको रॉयल्टी देनी है। किसको देनी है? राज्य सरकार को देनी है। उसके बाद कोयला कौन लेता है? डीवीसी कोयला लेता है बीसीसीएल से, तो पेमेंट किसको करना है? बीसीसीएल को करना है, और डीवीसी से बिजली राज्य सरकार लेती है। अब आप इसको अगर कोऑर्डिनेट करवा दीजिए बेहतर तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड में बिजली का संकट पैसे के चलते होने वाला। लेकिन ये मात्र सिर्फ और सिर्फ समन्वय का अभाव है। अब अगर समन्वय बेहतर होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तीनों आपस में केवल लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करके या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करके एक दूसरे को पेमेंट कर भुगतान कर दिए होते और कहीं समस्या नहीं आती। सब्जेक्ट बदलते हैं। इन दिनों धनबाद में एक ट्रेंड देखा जा रहा है, व्यापारियों को धमकी, व्हाट्सएप कॉल, पैसा दो, रंगदारी दो, 20 लाख दो, 30 लाख दो, और बहुत हुआ तो बम फेंके जा रहे हैं उनके घर पे, शोरूम पे। बैंक मोड़ यहाँ का चर्चित व्यवसायिक इलाका है, वहाँ शोरूम में बम फेंका गया। आप भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, ट्रेड से जुड़े हुए हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है सब देखकर? एकदम आता है। और देखिए आपको बताऊं कि हम लोग 2009 में जब एक धनबाद के प्रमुख व्यापारी की हत्या हुई थी और एक और व्यापारी, 2 व्यापारियों की हत्या धनबाद में जब 2009 में हुई, तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था। तो उस आंदोलन में जो राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई, हम लोगों ने मांग रखी धनबाद में ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी और एसएसपी का पोस्ट यहाँ पे जनरेट किया जाए, जिससे यहाँ पे स्थिति बेहतर हो। होता यह है कि जैसे किन्हीं कारणों से कोई ना पोस्ट वैकेट हो जाता है और कई दिनों तक वो खाली रहता है। जैसे आज के दिन डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का पद खाली है, आज के दिन सिटी एसपी का पद खाली है। सरकार को चाहिए कि जो महत्वपूर्ण राज्य के महत्वपूर्ण जिले हैं, जैसे धनबाद, रांची और जमशेदपुर जैसे जिले हैं, इनमें इन पदों को खाली नहीं रखे और तेज तरार अधिकारियों की नियुक्ति करे। राज्य सरकार को अगर राजस्व चाहिए, राज्य के अंदर उन्नति चाहिए, तो ये 3 जिले बड़ा योगदान कर सकते हैं। और इन 3 जिलों के योगदान को देखते हुए सरकार को बहुत सारी इन चीज़ों में अपना बदलाव करना चाहिए कि जैसे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जो मशीनरी है उसको अधिकार और ताकत मिले। तीसरी बात है कि जो पुलिस बल है, देखिए इसमें एक चीज़ और भी है, उनको भी काम करने की छूट और उनको भी व्यावहारिकता के साथ उनसे काम लिया जाए। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा था आपको कि आप भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यापारी संगठनों के नेता हैं आप, अनेक संगठन में हैं आप, तो व्यापारी को तकलीफ हो रही है, उनको धमकियां मिल रही है, बम फेंके जा रहे हैं, गोली चल रही है, तो जब आपको गुस्सा आता है तो जाके बात करते हैं पुलिस वालों से? एकदम बात करते हैं और भाई ये बंद कीजिए। लगातार हम लोग ये बात पे दबाव बनाते हैं कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। देखिए तो पिछली दफा कब मुलाकात हुई आपकी एसएसपी से? एसएसपी तो ऐसी मुलाकात होती रहती है। हम लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे कार्रवाई करें। और ये और एक अच्छी बात है कि कांड तकलीफ कहाँ हुई है वो समझिए। अधिकारियों इसमें जो अपराधी हैं उनमें भय खत्म हो गया है, लेकिन कांड करने के बाद पकड़े भी जा रहे हैं। तो हम लोग पुलिस पे भी दबाव उतना ही बना पाते हैं, भाई कांड हुआ, हमने उद्भेदन कर दिया, अब आप उसमें क्या कहेंगे बताइए। लेकिन कांड करने के पहले अपराधियों का जो मनोबल यहाँ पे कमजोर है, टूटा हुआ रहे, उसकी बेहद आवश्यकता है। तो जो कानून का इकबाल स्थापित हो ना, उनके अंदर भय पैदा हो, ये करने की आवश्यकता स्थानीय प्रशासन को है। प्रशासन कांड के बाद उद्भेदन तो कर दे रहा है, लेकिन बात है कि उस अपराधी को वो भय पैदा नहीं कर पा रहा कि अपराध करोगे तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ेगी, तुमको ज्यादा परेशानी। तो कैसे होगा? आप चाह रहे बुलडोजर चलेगा यूपी? मैं वो नहीं कह सकता, मैं वो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बुलडोजर चले चाह रहे हैं आप? नहीं, बुलडोजर वाली बात तो अलग चीज है। देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग पैमाना सेट होता है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि प्रशासन का इकबाल कायम हो और अपराधियों में भय व्याप्त हो। और व्यापारी और उद्योग, चूंकि ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है झारखंड का, यहाँ पे अगर व्यवसायी और उद्योगपति भयभीत होंगे तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, सरकार का राजस्व घटेगा, सरकार की आमदनी घटेगी, और जो 1 लाख करोड़ का बजट है वो घट के फिर 90,000 करोड़ आ जाएगा। अच्छा, साफ साफ बोलिए शर्मा जी, दिल पे हाथ रखिए, बुलडोजर पॉलिसी नहीं चाहते आप झारखंड में? देखिए तो सरकार का निर्णय है। नहीं, आपकी चाहत चाह रहा हूं। सरकार के पास व्यापारी पीड़ित है धनबाद के, तो मैं उनके तरफ से जानना चाहता हूँ कि बुलडोजर पॉलिसी उनको पसंद है कि नहीं है? देखिए ये गंभीर प्रश्न है और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मेरी राय सिर्फ यही है कि सरकार कड़े कदम उठाए। उसके कड़े कदमों की सीमा कुछ भी हो सकती है। हम लोगों ने पहले इनकाउंटर्स भी देखे हैं, धनबाद में कई इनकाउंटर्स हुए हैं, अपराधियों का मनोबल टूटा है, अपराधियों को ले आकर के यहाँ पे खड़े रखा गया है, उनको ऊपर दबाव बनाया गया है और अपराध में कमी आई है। तो सरकार जो रास्ता अपनाए, प्रशासन के हाथ तो इस मामले में खुले हैं। प्रशासन सरकार भय उत्पन्न करे, जैसे करना है करो, जैसे करे, वो सरकार की जिम्मेदारी है। एक और सवाल है धनबाद का, बड़ी परेशान है लोग यहाँ से, बहुत ही परेशान है। ट्रैफिक की यहाँ व्यवस्था ही नहीं है,
अगर आपको स्टेशन से बैंक मोड़ आना हो तो आधे घंटे बैंक मोड़ में फंस जाइए। ये हम लोग के लिए यक्ष प्रश्न है। 4 पहिया मत चलिए, पैदल आ जाइए, उससे बेहतर। देखिए रेलवे बहुत सारे उदाहरण दिखाती है कि हमने 24 घंटे में रोड को चौड़ा कर दिया, रेल लाइन के नीचे से रास्ता निकाल दिया, और गया पुल जो है वो पता नहीं कौन सा यक्ष प्रश्न के तौर पे उलझा हुआ है। ये बिल्कुल छोटी सी समस्या है और ये पता नहीं क्यों बनाए रखी जा रही है, मुझे समझ नहीं आता। अभी तो प्रयास हुए हैं, फंड वंड की बात हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये लगभग बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है। 85 में जब डॉक्टर JS बराना धनबाद DC के तौर पे आए थे ना, उस समय गया पुल का चौड़ीकरण हुआ था। पहले थोड़ा सा और सकड़ा था, उसके बाद धनबाद स्टेशन का क्षेत्र उसमें डेवलप किया, लेकिन उस 37 सालों का जो समय है, इस बीच में कोई सुधार धनबाद में नहीं हुआ, गया पुल के क्षेत्र और उस क्षेत्र में देखा जाए तो। इसका विकल्प है, धनबाद में जब डॉक्टर अजय सिंह थे और यहाँ पे तिवारी जी थे, BPL दास यहाँ के ADM लॉ एंड ऑर्डर थे, तो उनके समक्ष जब हम लोगों ने बातें रखी तो हम लोगों ने विजिट किया था, प्लान किया धनबाद में क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने फिजिकल सर्वे किया था, और जो झरिया वाली रेल लाइन है जहाँ पे फिर दोबारा बात उठी है कि वहाँ से एक फ्लाईओवर उठेगा और जो पूजा टैकेज के पास जाके डाउन होगा, तो यही एक विकल्प है जिस विकल्प से धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, धनबाद को लाइफलाइन मिल सकता है। धनबाद साउथ और नॉर्थ के बीच में जो एक विकास का पैमाना में साउथ पिछड़ गया है, आप पूरे धनबाद को अगर देख लेंगे तो धनबाद साउथ की जो व्यवस्था है, जो गयापुर के इधर जो धनबाद साउथ है, तो पूरे आप यहाँ से लेके कतरास तक चले जाइए, यहाँ से सिंधी तक चले जाइए, वहाँ जो व्यवस्था ध्वस्त है, और वही व्यवस्था वहाँ बनाने का जो प्रयास होता है धनबाद नॉर्थ की तरफ, वहाँ पे ट्रैफिक के ऊपर में पार्क बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं डेवलप हो रही हैं। आप इधर देखेंगे बिल्कुल सुविधाएं डेवलप नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता बनेगा ये फ्लाईओवर बनने से। एक फ्लाईओवर का और भी है कि वासेपुर के ऊपर से एक फ्लाईओवर और बनना है। अगर ये 2 फ्लाईओवर बन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि धनबाद में ट्रैफिक की समस्या रहेगी। ये थे राजीव शर्मा, धनबाद की बड़ी हस्ती, और व्यापारियों के बीच अच्छा सम्मान है इनका। मुद्दे की बात मानवों के साथ में आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए शख्सियत के साथ, तब तक नमस्कार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।